मैं कमिंग सर। भाई थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटी अमित, बस थैंक यू सर। ये क्या है, कुछ लटका हुआ पॉकेट से? अच्छा, अमित आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, और आपने हिंदी लिटरेचर लिया है? यस सर। हिंदी लिटरेचर से लगाव है आपका यस सर। या केवल ऑप्शनल पढ़ा है? लगाव भी है सर। बिहार का कंट्रीब्यूशन देखते हैं आप हिंदी लिटरेचर में? यस सर। बताइए उसके बारे में कुछ। सर रामधारी सिंह दिनकर जो विख्यात रचनाकार हैं सर, उनको ज्ञान। यस सर। रामधारी सिंह दिनकर सर, जो जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था उर्वशी के लिए। फिर उनकी रचना कुरुक्षेत्र। उसके बाद सर बाबा नागार्जुन, उनकी रचना सर। तो बहुत से ऐसे रचनाकार हैं सर जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। और हाल फिलहाल? हाल फिलहाल सर एक गीतांजलि श्री, और झारखंड में अगर बोलूँ प्रदेश में तो नीलोत्पल मृणाल काफ़ी उम्दा साहित्यकार के रूप में उभरे हैं अभी। क्या इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे इनकी रचनाओं से क्या लाभ हुआ देश को, आपके राज्य को? सर अभी तो गीतांजलि श्री जो इनको अभी मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है, तो उनको तो सर बहुत उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है। और साथ ही साथ बाबा नागार्जुन, जिनकी रचना का मुख्य विषय ही था कि गरीब, वंचित वर्ग, वंचित तबके के जो कहानी थी उन कहानी को वो सामने ला पाए। तो साहित्य की जो मुख्य विशेषता है कि वह सामाजिक हित की बात करता है। तो बाबा नागार्जुन के द्वारा वंचित वर्गों को आपको ऐसा सामने लगता लाना है गया। कि साहित्य में जो चीज़ें उठाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, बताई जाती हैं, वो वाकई पॉलिसी मेकिंग को अफेक्ट करती है? इट इज सिंपली फॉर रीडिंग दी नॉवेल्स एंड स्टोरीज एंड पोएम्स? मेरा मानना है कि सर कि इससे ज़रूर विचार तो ज़रूर परिवर्तित होते हैं, और हमें पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बहुत बखूबी से जानकारी मिलती है कि किसी भी अमुक योजना या फिर किसी भी अमुक चीज़ों के बारे में दोनों पक्ष क्या हो सकते हैं। और इस साहित्य में सर खुल करके अपनी बातें रखी हुई जा सकती है विदाउट किन्हीं पॉलिटिकल प्रेशर के। तो यह एक बहुत प्रमुख विशेषता है सर साहित्य की। नहीं, वो तो विशेषता है, पॉलिसी मेकिंग को कैसे अफेक्ट करती है ये? सर यदि कोई पॉलिसी आई है, मान लीजिए सर जातिगत जनगणना को लेकर कभी पॉलिसी आई हुई है, तो इसमें अगर साहित्य के साहित्यकार जो वर्तमान साहित्यकार हैं वो यदि इसके दोनों पक्षों के बारे में बखूबी से अगर अपनी बातें रखेंगे या फिर किसी भी उदाहरण के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट समाज पर बहुत ज़्यादा उम्दा रूप से होगा और वो भी निष्पक्ष रूप से बातें सामने आ पाएगी। साहित्य में एक टर्म आता है दलित साहित्य, ऐसे कैटेगराइजेशन करना ठीक है साहित्य के लिए? कुछ हद तक सही है सर, क्योंकि अगर बेलची कांड के कुछ जैसे कि सामने आए थे मामले, तो अगर हम उस तरह के जो घटनाएं जो कि समाज में दब सी जाती है या फिर उनकी आवाज़ जो दब सी जाती है, तो उनका भी सामने आना, जैसे दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, नारी विमर्श, वृद्ध लोगों के लिए विमर्श, तो ये सभी लोग जिनके लिए साहित्य ने शुरुआती समय में बहुत स्थान नहीं दिया, लेकिन अब वर्तमान समय में हालिया 40 से 50 वर्षों में जब इनको प्रॉपर स्थान मिला, तो इनकी भी जो कमजोरियां या फिर इनकी भी जो समस्याएं थी वो भी साहित्य के केंद्र बिंदु पर आ एक तरफ हम यह कहते हैं कि द वर्ड दलित इज डेरोगेटरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट, और दूसरी तरफ हम साहित्य को दलित साहित्य की श्रेणी दे रहे हैं। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। संविधान की नियमों का उल्लंघन नहीं करता ऐसा श्रेणियन? अगर हम दलित शब्द यूज करेंगे तो उसको सरकार भी कहेगी, या आमतौर पर हम कहते हैं कि यह असंवैधानिक शब्द है और डेरोगेटरी है, तो हमने उस वर्ग को शेड्यूल कर दिया, तो हमने कहा शेड्यूल्ड कास्ट, राइट? यस सर। अब साहित्य को दलित साहित्य कहा जाए तो यह तो साहित्य डेरोगेटरी है उनके लिए। साहित्य सर मेरा मानना है कि डेरोगेटरी नहीं है, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं उनका केंद्र बिंदु में आना बहुत आवश्यक है। हाँ, उस वर्ड के ऊपर विवाद हो सकते हैं, उस वर्ड को लेकर के रिप्लेसमेंट या फिर अन्य जैसे हरिजन भी वर्ड्स उनके लिए उपयुक्त किए गए हैं। हाँ, लेकिन अनटचेबिलिटी जैसे अस्पृश्य जो छुआछूत वाले सब आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो आते हैं, तो उनको लेकर के बातें हो सकती हैं सर। थैंक यू सर।
जो साहित्यिक हैं, जो लोग हैं, वो समाज के दायरे और संविधान के दायरे में रह के लिखते हैं क्या? अच्छा ठीक है, अब ये बताएं कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में एक सांसद ने एक कविता पढ़ी, ठाकुर का कुआं। यस सर। इस कविता के बारे में आपने सुना है? अभी सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके। तो अच्छा ये बताएं कि आप जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहेंगे? जो ज्वाइन करके आप क्या करना चाहेंगे? यस सर, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, इन तीनों विषय पर सर काफ़ी काम करना चाहता हूँ। इन तीनों के विषय पर मेरा एक विज़न भी है, उस विज़न के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। अगर मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया जाता है तो मैं निश्चित तौर पर इन तीनों क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करूँगा। शिक्षा के का क्या विजन है आपका? सर शिक्षा का विज़न है मेरा, जो कि अभी वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी केंद्रित है, कि हम प्रायोगिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक, हाँ। रोजगार के रूप में शिक्षा और रटने वाले जो चीज़ें हैं, जिसको रोट लर्निंग कहते हैं, उससे हटा करके हम अवधारणात्मक समझ वाली शिक्षा, इन चीज़ों पे मैं वर्क करना चाहूँगा सर। और मेरा एक विज़न है खुद का सर कि यदि हम बुनियादी स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे कुछ ऐसी चीज़ों को समावेशित करें अपने शिक्षण प्रणाली में या फिर अपने ज़िले में, जैसे कि मिशन उन्नयन कार्यक्रम बांका के ही डीएम कुंदन कुमार के द्वारा चलाया गया था, स्मार्ट शिक्षा के लिए। अभी वर्तमान बांका डीएम अंशुल कुमार ने भी चलाया। तो मेरा मानना है कि सर अगर बुनियादी शिक्षा में यदि क्लास 8 से क्लास 10 तक के बच्चों को जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में, तो उनको सर मेरा मानना है, जैसे कि अगर एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखते हैं कि चौक चौराहों पर एडवर्टाइजमेंट बहुत तरह की चीज़ों का रहता है, ब्रांडिंग, तो हम उन बच्चों को ब्रांडिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और ताकि उनके द्वारा उस स्कूल में अन्य बच्चों को भी मोटिवेशन मिले कि, और जब वो अपने सहपाठी को देखेंगे उस जगह पर तो उनसे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। साथ ही साथ अन्य जिले के बच्चों को भी वो प्रेरणा मिलेगी, अन्य जिले भी उससे अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, प्रधानाध्यापक वहाँ से बहुत अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में तो सर मैं ये काम करना चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में। और महिला सशक्तिकरण या उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए क्या विज़न है आपका? सर महिला सशक्तिकरण को के क्षेत्र में सर मैं 3 बिंदुओं पर काम करना चाहूँगा। एक तो उनके रोजगार के स्तर पे, कि उनकी रोजगार के लिए जैसे कि जीविका दीदी चल रही है तो उनको और सुदृढ़ करना। उसके साथ ही साथ उनके सुरक्षा को लेकर के ध्यान रखना, कि सुरक्षात्मक पे अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तभी वो आगे बढ़ करके अपने सभी आयामों को खोल भी पाएंगी। तो सर उनके रोजगार के स्तर पे, उनके सुरक्षा के स्तर पे, और तीसरी बात है सर उनके शिक्षा के स्तर पे, क्योंकि शिक्षा में यदि हम उनको ड्रॉप आउट रेट अभी सर लड़कियों का बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अगर हम प्रेजेंट कराते हैं वहाँ पे, चाहे वो नैपकिन की सुविधा हो, स्कूलों में शौचालय की सुविधा हो, शौचालय की भी अच्छी सुविधा हो, और रास्ते में ऐसी स्कूल के बाहर देखी जाती है कि 100 मीटर के दायरे में या 200 मीटर के दायरे में नशा पान या फिर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, तो इसके कारण से वो डरी सहमी हुई होती है। तो एक सुरक्षा को भी देखते हुए, उनके शिक्षा को साथ में लेके चलते हुए उन पर कार्य किया जा सकता है सर। और जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, इसमें आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या स्टेटस है? वहाँ पे कौन कौन सा क्राइम होता है? नॉर्मली सर अभी छिनतई की घटनाएं होती हैं महिलाओं अगेंस्ट वीमेन। ये सर महिलाओं से छिनतई की घटना, हाँ। उसके बाद उनसे मोलेस्टेशन की चीज़ें, और उसके साथ सर एक दुखद रूप से बलात्कार की भी घटनाएं और दहेज प्रथा की भी कुछ समस्याएं और कुछ मामले हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो इसके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट जिला पदाधिकारी, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? यस सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण में देखते हुए सर जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है सर उसको और सुदृढ़ कर सकते हैं। 24/7 कमांड कंट्रोल यूनिट का स्थापना कर सकते हैं अपने ज़िले में। साथ ही साथ उन लोगों के लिए PCR को 24/7 सघन निगरानी की व्यवस्था किया जा सकता है। साथ ही साथ थानों में महिला दरोगा या थाना में महिला कांस्टेबल की नियुक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। हॉस्पिटल में इस तरह के मामले आते रहते हैं सर, तो उनको कम करने के लिए हॉस्पिटल में महिला कांस्टेबल की नियुक्ति की जानी चाहिए। उसके साथ ही साथ सर रात्रि में गश्ती प्रहरी की भूमिका, बाइक, जैसे कि सर बाइक एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ में था सर, वो एम्बुलेंस सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, उसी तरह से हम बाइक पुलिसिंग की व्यवस्था कर सकते हैं सर। ये सभी चीज़ें है सर, नो डाउट, लेकिन इसको और सुदृढ़ रूप से हम बतौर जिला पदाधिकारी के रूप में कर सकते हैं। आपने अभी उज्जैन में जो घटना हुई उसके बारे में सुना है? यस सर।
हाँ, क्या है घटना उसमें, क्या कौन सी एजेंसी फेल कर गई, ये घटना क्यों हुई? उज्जैन की घटना सर जी। निर्विवादित रूप से बहुत ही भारतीय हाँ, समाज के लिए आपके हिसाब शर्मनाक से है। कौन सी एजेंसी को क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या फेलिंग्स रही मतलब? मेरे अनुसार से सर वहाँ पे एक तो हेल्पलाइन नंबर, क्योंकि वो लड़की दुखद रूप से बहुत लंबे समय तक अर्धनग्न अवस्था में वो भटकती रही, तो वहाँ पे तो एक सर हेल्पलाइन नंबर की वहाँ पर। दूसरी बात है सर, एक सामाजिक तंत्र के रूप में भी जो एक सामाजिक संवेदनशीलता होती है उसका अभाव देखने को मिला। और उसके बाद सर तीसरा रूप में मेरे जहाँ तक मानना है कि दिन में भी सर वर्तमान समय में पुलिसिंग कार्य तो करती है सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य करती है, लेकिन इस दिशा में और बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकता है। तो एक जिला के रूप में मेरा मानना है कि एक हेल्पलाइन नंबर और कमांड कंट्रोल यूनिट, ये सभी दोनों चीज़ें वहाँ पे फेल हुई है सर। अमित, आज से 20 वर्षों के बाद का बिहार, आपके सपने का बिहार कैसा है? सर 20 या 30 अगर 20 वर्षों के 20 पश्चात, अभी हम लोग 2023 में हैं, तो 2043 का या 2000, चलिए अमृतकाल वाला रख लीजिए, 2047 का बिहार किस रूप में आप देखते हैं? मैं सर 3 स्तर में देखना चाहूँगा बिहार को, अगर 2047 में मुझे देखना है सर। एक तो सर कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी वर्तमान इंडेक्स में बहुत नीचे दुखद रूप से आता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य भी किया जा रहा है, तो मुझे निसंदेह रूप से मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये आने वाले 20 वर्षों में टॉप 3 स्टेट में होगा, नो डाउट एट ऑल। एंड द सेकंड थिंग इज सर, हेल्थ के सेक्टर में सर, महिलाओं के मामले में सर अभी टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 NHFS के रिकॉर्डिंग पे आया हुआ है सर, तो वहाँ पर भी कार्य चल रहा है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट है सर कि प्रति 1 लाख पर 6 बेड की उपलब्धता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि सर स्वास्थ्य में, और बिहार सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर मैं चाहता हूँ कि बिहार में महिलाओं को लेकर के खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दोनों क्षेत्र में सर, और तीसरा सर उद्योग को लेकर के, क्योंकि उद्योग होंगे तभी रोजगार की संभावनाएं, और साथ ही साथ प्रवासन की जो समस्याएं अभी भी आती है सर, जैसे कि कल ही एक रिपोर्ट आई है बिहार जातिगत जनगणना, उसमें कुछ 50 लाख के अराउंड बिहार में प्रवासन लोग, 54 लाख यदि मैं सही हूँ सर, तो 54 लाख के तकरीबन बिहार में अप्रवासी लोग बाहरी राज्य में या फिर बाहर में रह रहे हैं, तो उनके लिए सर औद्योगिकरण की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग, इन तीनों क्षेत्रों में मैं चाहता हूँ कि सर 2047 में बिहार टॉप 3 स्टेट में इंडिया में रहे। टॉप 3 तो नहीं तो टॉप 1 में जरूर रहे सर। तो ये जो आपके सपने का बिहार है यस सर। 2047 का और आज का बिहार है, इस दूरी को ब्रिज करने के लिए यस सर। किस चीज़ का आप सबसे प्रबल तरीके से प्रयोग करेंगे? तकनीक का, प्रशासन का, या कुछ अन्य? आपकी सोच में कुछ है? सर यदि आमूल परिवर्तन लाना है तो किसी एक कारक से वो संभव नहीं होता है, उसमें सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता होती है। तो निसंदेह रूप से सर तकनीक, और वर्तमान में सर इंडस्ट्री 4.0 की समय चल रहा है, तो निसंदेह रूप से हम क्वांटम टेक्नोलॉजी, AI, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी जो अभी रोबोटिक्स ये में तो आ रहे हैं। वर्तमान में उपलब्ध तकनीक हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है लीप फ्रॉगिंग का, यस सर। सुना है? यस सर। क्या आपको लगता है कि बिहार बिल्कुल उपयुक्त स्टेट है जहां इस प्रकार की टेक्निक अपनाई जा सकती है एक डिजायर्ड रिजल्ट को पहुंचने के लिए? बिल्कुल सर, मैं मानता हूं कि लीप फ्रॉगिंग के लिए बिहार बहुत ही उपयुक्त स्टेट है, क्योंकि बिहार अभी डेवलपिंग स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। बिहार में कार्य करने के लिए असीम संभावनाएं हैं। अगर हम कार्य करने को लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारी तकनीकों का उपयोग करते हुए हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पा सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर ही कार्य करने के लिए असीम संभावना है सर। अगर हम केरल में करेंगे तो वो सर पहले से डेवलप्ड है, वहाँ पर भी कार्य करने की असीम संभावना है, लेकिन बिहार में सर, और बिहार और झारखंड, ये सभी जो प्रदेश हैं। MS धोनी में ऐसा क्या है कि आपको बहुत पसंद आते हैं? सर सबसे बड़ी बात है सर कि उनका कामनेस और बैलेंस रखना, इरेस्पेक्टिव ऑफ विनिंग और लूजिंग। तो ये दोनों चीज़ें सर मुझे लगता है लाइफ में किसी भी स्टेज में, चाहे वो आप कहीं पे भी रहें, शांत रहना और बैलेंस रखना सर, वो यदि आप, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, चाहे वो सुख हो, दुख हो, तो एक बैलेंस अप्रोच सर मुझे लगता है कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने उनसे डायरी सीखा है। लिखने का कब शौक पाल लिया आपने? सर ये 2018 के करीब से डायरी राइटिंग का चल रहा है। इसमें मैं सोशल मीडिया पर हैं आप? सोशल मीडिया पे सर मैं ट्विटर पे हूँ, फेसबुक का बहुत यूज़ नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ सर। और डायरी तो राइटिंग, डायरी
लिखने से किस प्रकार का संतोष मिलता है आपको? आप निजी बातें डायरी में लिखते हैं या आप चाहते हैं कि डायरी में मेरी एंट्रीज जो है वो सार्वजनिक हो? डायरी सर मेरा मतलब वो सार्वजनिक हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। और सभी इंसान में प्लस माइनस होता है, तो मैंने भी अपना प्लस और माइनस मैं दोनों इंक्लूड करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी इंसान में वो प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। और रही बात सर डायरी राइटिंग में मैं क्या लिखता हूँ, तो सर मैं डायरी राइटिंग में 8 बुनियादी से मूल्यों के आधार पर मैं अपने आप को प्रत्येक दिन मार्किंग करता हूँ, और प्रत्येक दिन आज से कल कैसे बेहतर हो इसके लिए मैं सतत प्रयास करता हूँ। और प्रत्येक दिन जो एक चीज़ मैंने जो सीखी है उसको मैं अपनी डायरी में प्रत्येक दिन नोट करता हूँ। अच्छा, और थोड़ा बस हमें बता दीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स जिससे आप बहुत सहमत हैं, क्योंकि कई प्रदेश न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खारिज कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है, दे कैन वेरी वेल डू इट, और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या इसके परिणाम अच्छे ही होंगे? सर शिक्षा के क्षेत्र में लास्ट पॉलिसी 1986 के अराउंड आया था सर, एक लंबा समय हो गया था जहाँ पर इस तरह की चीज़ों के सुधार की आवश्यकता थी। और क्या अलग है इसमें? इसमें सर मुख्यतः मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है सर वो चीज़ें वो है कि इसमें अवधारणात्मक समझ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बजाय कि रोट लर्निंग पर। अगर हम रोट लर्निंग करते हैं तो वो हो सकता है कि सर ये तो बात हम लोग कई दशकों से सुनते आ रहे हैं Yes, sir. कि लेकिन रोट लर्निंग नहीं। लेकिन सर एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करने पर और इस पर बाकायदा जोर दे करके पहली बार किया गया है सर। आपको लगता है कि ऐसा क्रियान्वित हो रहा है या किताबी बातें जैसे हर एक ड्राफ्ट में लिखा जाता है उस ढंग से क्रियान्वित होते देख रहे हैं? सर कोई भी योजना अगर आती है तो शुरुआती समय में उसमें लगता है कि हमें शुरुआती समय में फल नहीं मिलता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे पर अगर ये चीज़ें आ रही है सामने तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आते होंगे, तो इसको निस्संदेह रूप से कम करके या दूर करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो निस्संदेह रूप से सर इसका जो एक फलीभूत है वो निश्चित जिस रूप से परीक्षा को पास कर कर आप इस स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर पहुँचे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें रोट लर्निंग का बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं था, और जो विजडम आपने एक्सपीरियंशियल विजडम है उसी के कारण आप यहाँ हैं? सर कोई भी सफलता सर केवल एक कारकों पर निर्धारित नहीं होती। इसमें मेरी इस व्यक्तिगत सफलता में यहाँ तक कि जो आंशिक सफलता मुझे मिली है, तो मैं कहूँगा सर इसमें रोट लर्निंग का भी उतना ही महत्व है जितना कि अवधारणात्मक समझ का। और मेरा मानना है अवधारणात्मक समझ सर ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मेंस की परीक्षा जो इसके बीपीएससी में और यूपीएससी में भी है सर, उसमें अवधारणात्मक समझ की मांग ज़्यादा होती है। रोट लर्निंग की भी होती है सर, लेकिन अवधारणात्मक समझ की मांग मेरे अनुसार से ज़्यादा होती है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है अमित, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं कमिंग सर। थैंक यू सर। बैठिए और सबसे पहले आप एसेस कीजिए, यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू में इस पिछले आधे घंटे में? हाउ डू यू फील? रेट अस। रेट द इंटरव्यू। रेट द इंटरव्यू सर। यदि मैं सर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, फिर मैं सर बात करूंगा। व्यक्तिगत तौर पे मेरा सर ये तीसरा मॉक इंटरव्यू है। तो जो पहला और दूसरा मॉक इंटरव्यू था उसमें मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। मेरी आवाज़ बहुत ही लो वॉइस में आ रही थी, और साथ ही साथ मेरे चेहरे पे स्माइलिंग, ये सभी चीज़ें मुझे फीडबैक के रूप में मिली थी, और नॉलेज के स्तर पे भी। तो और इस इंटरव्यू में मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने कुछ बुनियादी चीज़ों पे वर्क किया कि ये तो एक सर प्रोग्रेस और प्रोसेस का पार्ट है। तो मैंने आज कोशिश किया कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहूँ, चेहरे पे फेशियल एक्सप्रेशन रहे, और वॉइस वैसे लाउड हो, जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में मुझे सर हाँ, बोला तो कि इसका मतलब कि वो प्रॉब्लम थोड़ा आपका इंडेमिक है, यस सर। क्योंकि मैं फिर से ये बात लिख चुका था, तब आपको हंसते हुए देखा। अच्छा महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर पहली मुस्कुराहट आपने हम लोगों को दी। अच्छा। उसके पहले आप अननेसेसरीली ग्लम फेस आपका था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा चीयरफुल काउंटेनेंस हमेशा अच्छा रहता है, इट रेडिएट्स कॉन्फिडेंस। यस सर। और जैसा आप खुद बता रहे हैं कि पहले भी आपको लोग बोल चुके हैं कि थोड़ा चीयरफुल रहना है, तो वो उस पर आप काम कीजिए। अच्छा। कंटेंट ऑफ आंसर्स जो आपका है वो अच्छा है, बड़ा मेजर्ड आंसर देते हैं, इधर उधर भटकाने के कोशिश के बावजूद भी भटकते नहीं, तो दैट्स द मार्क ऑफ अ गुड दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, दैट्स गुड थिंग। यस सर। बस बाकी वही है, थोड़ा सा कई बार ऐसा लग रहा है कि मतलब होता है ना कि आंसर जब आदमी को आता है यस सर। तो एक एक्साइटमेंट होता है कि इसको जल्दी से बताना है। बताना है यस मुझे। सर।
वो थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है और कोई थोड़ा दिक्कत नहीं पॉज देके ओके सर, डिलीवरी को जाए थोड़ा एक रुक ही रुक इशू है कि यू शुड बी स्लाइटली मोर चीयरफुल, ओके सर, दैट्स ऑल। और आराम से बताएं। ताकि आंसर बहुत बैलेंस्ड है। आंसर जो आ रहा है, अब जब आपको पता चलेगा कि आपको पता है तो आराम से उस आंसर को बताएं। कामली। हाँ, जैसे हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। यस सर। एक्चुअल में सर पहला दूसरा मॉक में क्या था कि मतलब मैं आंसर दे नहीं पा रहा था, तो ये हो सकता है साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट हो ठीक सकता है, है। वो तो कब है इंटरव्यू? 16 अक्टूबर को सर। ठीक, बहुत अच्छा, यू विल डू वेल, अच्छा परफॉर्मेंस होगा। थैंक यू सर। चलो, बट आराम से कॉन्फिडेंट, आराम से कन्वर्सेशन, चेयरफुल रहना है, Okay, ज़्यादा sir. कुछ करना बट इट्स अ कन्वर्सेशन। ओके सर, राइट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।